नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर, विवृतमुखी, अवृतमुखी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, स्वर किसे कहते हैं, वॉवेल्स किसे कहते हैं। जिन वर्डों को बोलते समय किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती है। अर्थात स्वर वे होते हैं जिन्हें हमें बोलने के लिए अन्य व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिनको उच्चारण करने में अवरोध नहीं आता है, रुकावट नहीं होता है, जो एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ठीक, उसे हम स्वर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं यदि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में? तो अयोगवा 2 होते हैं। ठीक, एक अंग, दूसरा अ। कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 13 होती है। 11 आपके स्वर हो गए और 2 अयोगवा, मिलकर कितना होगा? 13 हो गया। ठीक, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरों, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13, टिक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। दोस्तों, ये एक ही होते हैं, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। ह्रस्व स्वर को भी मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक, इनकी परिभाषा देखते हैं हम। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो लिखिएगा आप कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ठीक, अ, ई, उ। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम बल लगता है, कम ऊर्जा लगता है, कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। अर्थात ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक ऊर्जा लगती है, अधिक बल लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ओ, औ, ई, उ, ए। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने पे जो ध्वनि होती है उसमें खिंचाव होता है। जैसे राम, ओम। ठीक, ये क्या है आपके? ये प्लुप्त स्वर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ। ठीक, सजातीय स्वर होते हैं ये। अब विजातीय स्वर देखते हैं किसे कहते हैं। तो विजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ई, उ। ठीक, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण, तो आपका संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जब दो विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जब दो विजातीय स्वर मिलते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो कितनी होती है? 4 होती है। सही टिक करिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अ प्लस ई। अ प्लस ई बराबर ए। अ प्लस ए, अ प्लस ओ। अ प्लस ओ। ठीक, इसको आप सही से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं हम। कंठ स्वर, जो कंठ से बोले जाते हैं, अ, आ, ये कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं। तालव्य स्वर, जो तालु से बोले जाते हैं, ई, ठीक। ओष्ठ स्वर, जो ओठ से बोले जाते हैं आपके,
ऊ ऊ। मूर्धन्य स्वर जो मूर्धा से आपके बोले जाते हैं, री। ठीक। कंठ ओष्ठ स्वर जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओ औ। कंठ तालु स्वर जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ए। ठीक दोस्तों, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं आपके कि कंठ से स्वर कौन से बोले जाते हैं, तालव्य से कौन से स्वर बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कौन से स्वर बोले जाते हैं, कंठ और तालु से स्वर क्यों कौन से बोले जाते हैं। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पे अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ये क्या हो गए आपके अग्रस्वर हो गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, अ जैसे। चलिए आगे देखते हैं। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक, ये आपके पश्च स्वर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर देखते हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, अर्थात जिनके उच्चारण हम करते हैं तो आपका मुख जो होता है वो पूरा खुलता है। जैसे आ, आपका मुख पूरा खुल रहा है, ओपन, आ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें हम अर्धविवृत कहते हैं। जैसे अ, ए, औ। दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उच्चारण करके देखिएगा। अगर आप भूल जाते हैं परीक्षा में तो एक बार आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, जैसे विवृत में पूरा मुंह खोल रहा है, जैसे आ उच्चारण करिए। और अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अ, ए, औ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अर्धसंविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, अर्थात इनको उच्चारण करने पर आपका मुख आधा बंद रहता है। जैसे ए, ओ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इनको आप उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुख द्वार है वो बंद रहता है। जैसे ई, उ। ठीक, इसको उच्चारण करके आप देखिएगा आपका लगभग मुख बंद रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें अवृतमुखी कहते हैं। अर्थात इनको उच्चारण करने पे आपका जो ओठ है वो गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक, जैसे अ, आ, ई, ए। ठीक, अवृतमुखी ये होते हैं जिनके उच्चारण करने पे मुख जो होता है वो गोलाकार नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवृतमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। अब देखते हैं वृत्तमुखी कौन से हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। अर्थात इनका उच्चारण करने पे जो आपके मुख की आकृति है वो गोलाकार हो जाएगी। जैसे उ, ओ, औ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस पर आधारित कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। चलिए आगे देखते हैं। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? ए कंठ तालव्य कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं? कौन सा है? अ, आ या ई, उ, ए, या अंग, अ। तो अयोगवा वर्ड किसे कहते हैं? अंग, अह को अयोगवा वर्ड कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ है, ई है, ज है, ढ है। तो इसका उत्तर होगा आपका आ। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? विसर्ग, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो आपका अयोगवा विसर्ग है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।